आज की ये जो क्लास है ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट की सोशल वर्क। और हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 पर। और यूनिट नंबर 3 के लास्ट पॉइंट है कि सामाजिक सामूहिक कार्य अभ्यास में उस स्थल पर किस तरीके से आप काम करेंगे। जैसे सेवार्थी के साथ कैसे काम करेंगे, समूह के साथ कैसे काम करेंगे, विविध परिवेश कैसे आप बनाएंगे जिसमें बच्चे होंगे, सुधारात्मक परख होगा, कुछ स्वास्थ्य होंगे, महिलाएं होंगे, दिव्यांग व्यक्ति होंगे, वृद्ध व्यक्ति होंगे, दलित, हिंदू, धार्मिक अल्पसंख्यक और समलिंगी पुरुष और समलिंगी कामी स्त्री और सामाजिक और आर्थिक रूप से सुविधा वंचित अन्य वर्ग। इन सब पर आप किस तरीके से व्यक्तिगत समाज कार्य करेंगे और कैसे आपको ग्रुप में काम करना है, ये बेसिकली प्रैक्टिकल पर आधारित है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कोई भी अगर प्रश्न बनेगा तो वो बनेगा अप्लाइड। ध्यान रखिएगा सभी लोग, आप अप्लाइड टाइप के यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत ही कुछ क्रियाविधि पर, उसके विविध परिवेश पर, उसके अभ्यास के स्थल पर। तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि सामाजिक समूह सेवा कार्य का मतलब होता है कि सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य समाज कार्य की एक प्रणाली है। ये मैं बता चुका हूँ। जो हाँ बताइए सर, ज्वाइन कर लीजिए, 2 लोग हैं। अच्छा, जो सामूहिक क्रियाओं द्वारा रचनात्मक और सृजनात्मक, ध्यान रखेंगे, रचनात्मक और सृजनात्मक संबंध स्थापित करने की योग्यता का विकास करता है, उसी को कहा जाता है सामाजिक समूह कार्य। ठीक है, इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक समूह कार्य अगर कोई व्यक्ति पूछे किसको कहा जाता है, तो आप सिंपल सी बोल देना बात यही कि सामाजिक समूह कार्य जो है एक प्रणाली है और वो प्राथमिक प्रणाली है। दूसरी बात, इसमें जो भी क्रियाविधि की जाती है वो रचनात्मक और सृजनात्मक तरीके से क्रियाविधि की जाती है। और यहाँ पर संबंध स्थापित करने की जो योग्यता होती है उसका विकास किया जाता है। लोगों में एक यूनिटी की भाव, एक वी फीलिंग की बात अगर हम करते हैं तो सामाजिक समूह कार्य में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको सामाजिक समूह कार्य की परिभाषा के रूप में बता सकते हैं। या तो एग्जैक्ट मैंने आप लोगों से सामाजिक समूह कार्य की कुछ विद्वानों के साथ मैंने परिभाषा भी लिखवाया था और बताया भी है आप लोगों को कि सामाजिक समूह सेवा कार्य एक प्रक्रिया और एक प्रणाली है। ये बात विल्सन और राइलैंड ने कहा था। सामाजिक समूह कार्य एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है, ये हैमिल्टन ने कहा था। मैंने लास्ट टाइम में प्रश्न भी करवा चुका हूँ। गेसलकोनफ्का की बात करता हूँ तो सामाजिक समूह कार्य सामाजिक कार्यकर्ता की एक प्रणाली है। और ट्रेकर महोदय की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक कार्य सामाजिक सामूहिक कार्य एक विशेष प्रणाली है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत आप चाहें तो कुछ शब्दों को जोड़ सकते हैं ट्रेकर में और विद्वानों में भी कि सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत समूह में एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है और यह कार्यकर्ता कार्यक्रम संबंधी क्रियाओं में व्यक्तियों के परस्पर संबंध प्रक्रिया का मार्गदर्शन कराता है। तो इस चीज़ को जैसे अगर कराने की बात होती है मार्गदर्शन की, तो वो रचनात्मक और सृजनात्मक संबंध को स्थापित करने की योग्यता का भी साथ ही साथ वो विकास करने लगता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये था यहाँ पर मीनिंग सामाजिक समूह कार्य की। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं तो ट्रेकर महोदय ने देखो यहाँ पे कुछ कहा भी है कि सामाजिक समूह सेवा कार्य एक प्रणाली है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों से परिचर्चा किया है एक विशेष प्रणाली के रूप में। याद रखिएगा आप सभी लोग, इन्होंने कॉम्बो करके एक प्रकार से ट्रेकर ने जो अपनी परिभाषा को रिप्रेजेंट किया था वो एक प्रकार का एक प्रणाली के रूप में मानकर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रणाली जो लिखा गया है ये गलत नहीं है, ये भी सत्य है। हालांकि एक प्रणाली कोनफ्का का कहना है सामाजिक सामूहिक कार्य समाजकर्ता की बात वहाँ पे थी, समाजकर्ता की, लेकिन यहाँ पे समाजकर्ता नहीं है, यहाँ पे सामाजिक जो है सामूहिक सेवा कार्य है। तो वह एक प्रणाली है, ये एचबी ट्रेकर का है, जिसके द्वारा व्यक्ति की सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत समूहों में एक कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है। अब बात वही आ गई, मैंने आप लोगों से बता रहा था कि भाई यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत समूहों में एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा सहायता की जाती है, वही बात यहाँ पर है। और कार्यकर्ता कार्यक्रम संबंधित क्रियाओं में व्यक्तियों के परस्पर संबंध प्रक्रिया का मार्ग दर्शन करता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जब सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य के रूप में आ रहा है बात,
और कुछ आगे की बातें कही जा रही है कि कार्यकर्ता यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाता है, तो एचबी ट्रेकर को लगा के चले आना, क्योंकि इसका कहना यही था कि क्रिया में विधि करना, वृद्धि करना, कार्य में क्या करना, वृद्धि करना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी वैयक्तिक के रूप में अगर हम बात करते हैं, जब वैयक्तिक समाज कार्य के रूप में, तो एक सामाजिक समस्या जीवित घटना है जिसमें हमेशा आर्थिक, भौतिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक कारण विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं, तो वो बेसिकली वैयक्तिक समाज कार्य कहलाती है। वैयक्तिक समाज कार्य एक जीवित घटना है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, और सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य एक प्रक्रिया भी है जिसका प्रयोग कुछ मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं ताकि व्यक्तियों की सहायता की जाए कि वे सामाजिक कार्यात्मकता में समस्याओं का सामना उच्चतर प्रकार से वो कर सके। तो ये व्यक्तिगत समाज कार्य हो जाता है। तो ये बेसिकली ये जो यूनिट 3 की लास्ट पॉइंट है वो केस वर्क को भी बताती है और ग्रुप वर्क को भी बताती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सामूहिक समाज कार्य के अभ्यास के स्थल पर, जिसमें प्रैक्टिस होगी आप सबकी, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेकर ने अपनी परिभाषा को किस तरीके से विशेषता के रूप में बताया है, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ। सामूहिक सेवा कार्य एक प्रणाली है और एक प्रणाली के रूप में यह एक चैतन्य प्रक्रिया है। चैतन्य का मतलब यहाँ पे जागरूकता के लिया गया है। किससे लिया गया है? जागरूकता का। और चैतन्यकरण का एक सिद्धांत है सामाजिक क्रिया का, सोशल एक्शन का। और ये सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है बताएं? पाउले फ्रेरे ने। याद रखेंगे आप सभी लोग इसका नाम, पाउले फ्रेरे का। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि भाई कि चैतन्य प्रक्रिया और सामाजिक लक्ष्य प्राप्ति का एक सुनियोजित साधन है। यह कार्य करने का वह तरीका है जिसके दौरान हम सदैव एक समन्वित ज्ञान व्यवस्था, समझ, सिद्धांत का अन्वेषण करते रहते हैं। अन्वेषण एक प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो खोज का ही बात बताता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सामूहिक सेवा कार्य की विशेष ज्ञान, समझ, सिद्धांत, निपुणता और वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। वहीं अगर हम बात करते हैं, इनके विशेषता कहती है इनकी परिभाषा में कि सामाजिक समूह सेवा कार्यकर्ता व्यक्ति हो या समूह, देखिए ध्यान रखिएगा, व्यक्ति हो, समूह हो या समुदाय, तो उनके व्यवहार का ज्ञान और उसके साथ कार्य करने की निपुणता रखता है। या सदैव मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक तत्व, जैसे अगर हम बात करते हैं वंशानुक्रम, पर्यावरण, सीख का मतलब लर्निंग है, समाजीकरण, अभिप्रेरणा एवं बोध। बोध का मतलब होता है समझ। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इत्यादि चीज़ों का जो है ज्ञान कराने की बात करता है। ये बेसिकली वैज्ञानिक प्रविधियों के रूप पर ये आधारित है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है ये इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए। अब हम बात करते हैं समूह कार्य का उपयोग कैसे करेंगे। दिखाई दे रहा है स्क्रीन के, और थोड़ा सा जूम कर दूं? अपने फ़ोन में आप जूम कर लेना, यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बताओ, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इसे। सर कर दीजिए, बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ आप कुछ? चले, ठीक है सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं समूह कार्य का उपयोग के रूप में, तो आप देखिए समूह कार्य एक व्यवस्थित और सक्रिय शिक्षण विधा है और समूह कार्य एक व्यावसायिक विधा भी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो छात्रों के छोटे समूहों को मिलकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है और ये छोटे समूह नियोजित गतिविधियों के माध्यम से अधिक सक्रिय और अधिक प्रभावी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल पे आधार पे हम काम करेंगे। तो समूह में कार्य करना है, तो समूह में कार्य करना विद्यार्थियों को सोचने, संवाद का मतलब एक प्रकार से क्या होगा, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, संप्रेषण को रिप्रेजेंट करता है, कायम करने, समझने और विचारों का आदान प्रदान करने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने का प्रभावी तरीका है और आपके छात्र दूसरों को सिखा भी सके। ये बात हम कर रहे हैं ग्रुप वर्क की, और इसमें सीख भी सकते हैं। या सीखने का एक सशक्त और सक्रिय तरीका माना जाता है समूह में कार्य करना। तो समूह में कार्य जब हम क्यों उपयोग करते हैं, समूह में कार्य हम क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्ति जो है एक दूसरे से सीखे, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों है? इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ स्पेशल चाइल्ड रख लीजिए और एक तरफ आप नॉर्मल चाइल्ड रख लीजिए। ठीक है, अब स्पेशल चाइल्ड वो होते हैं जिनके IQ 70 से कम हो। IQ बात हम करते हैं IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट, जिसको हम बोलते हैं बुद्धिलब्धि।
और नॉर्मल वो होते हैं जो 90 से लेकर 110 के बीच में आईक्यू जिनकी आ रही है, तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर क्यों इनके साथ रखा गया है, क्योंकि ये जो स्पेशल चाइल्ड है ये नॉर्मल बच्चों से सीखेगा, ये नॉर्मल बच्चों से व्यवहार को सीखेगा क्लास में, ठीक है। कोई खेल अगर भी खेला जाए तो उसके नियम होते हैं, किसी चीज़ को अगर हमें लेना है या उसे प्राप्त करना है तो हमें इंतज़ार करना होता है, वेट करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर नॉर्मल बच्चे वेट करेंगे तो सामान्य बच्चे देखकर सीखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्रुप वर्क, यही कारण है कि आपको इस तरीके से करवाना पड़ेगा ग्रुप वर्क को, ठीक है। जब भी आप समूह में कोई कार्य करेंगे तो इसका मोटो यही होगा, छात्रों का समूह में बैठना काफ़ी नहीं होता है, समूह कार्य में स्पष्ट उद्देश्य के साथ सीखने के साथ मिलकर काम करना होता है और उसका योगदान देना भी शामिल होता है इसमें। इस बात को लेकर स्पष्ट होना चाहिए कि आप सीखने के लिए समूह कार्य का उपयोग क्यों कर रहे हैं, और जानना होगा कि या भाषण देने या जोड़ी में कार्य या विद्यार्थियों के स्वयं अपने बलबूते पर कार्य करने के ऊपर तरजीह देने के योग्य क्यों है। ठीक है, इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। तरजीह देने के योग्य क्यों है और इस तरह के समूह कार्य को जो है सुनियोजित और प्रयोजित करना। अब आप ध्यान रखिएगा, समूह कार्य करने का मतलब यही होता है कि जो समूह में व्यक्ति होगा उसको सक्षम बनाने की बात होगी, ठीक है, उसको सक्षम बनाने की बात कही जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा ताकि वो एक दूसरे से सीख सके उस पर्यावरण में। समूह कार्य को नियोजित करना होता है। अब नियोजित की बात करें, सर कोई ज्वाइन हो रहा है। ओके, अगर हम नियोजित की बात करें तो सामाजिक समूह कार्य का उपयोग आप कब और क्यों कैसे करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अध्ययन के अंत तक आप कौन सी सीखने की प्रक्रिया पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो समूह कार्य को आप अध्ययन के आरंभ या अंत या उसके बीच में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पर्याप्त समय का प्रावधान करना होगा। मतलब आपको जब भी ग्रुप वर्क करना है आपको तो ध्यान रखें या 45 और 30 मिनट के बीच में ही आप लोग कोई कार्य करिएगा, या चाहे थेरेपी हो, चाहे ग्रुप वर्क का कार्य हो, चाहे केस वर्क का काम हो या कम्युनिटी वर्क का काम हो। तो समय को ध्यान रखना है और समय के साथ साथ आपको गोल को भी ध्यान रखना है। बाय द वे मान चलिए आपको क्रमबद्धता का, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अगर मैंने एक स्पेशल चाइल्ड लिया और स्पेशल चाइल्ड को शर्ट पहनने नहीं आता है और मैंने ये गोल ले लिया शर्ट पहनना, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसकी आईक्यू 70 से नीचे है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टास्क एनालिसिस करना होगा। तो ये पूरी जितना आपने एनालिसिस किया है उसको, मतलब पहले बताया कि आपने उसको शर्ट पहनने नहीं आता है तो क्या उस शर्ट को पहचानता है, ठीक है। फिर उसके बाद वातावरण को आपको व्यवस्थित करना है और फिर उसके बाद शर्ट को सीधा करना या उल्टा करना, जो भी एक्टिविटी लिखना है आपको इस तरीके से। प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपको क्रमबद्धता से अगर आप करेंगे तो इसमें कम से कम 10 गोल बनेंगे, 10 पॉइंट्स बनेंगे। कितने पॉइंट्स बनेंगे? 10 प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको समय के अनुसार ही समाप्त करना है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। उतने टाइम में आपको समाप्त करना है ग्रुप वर्क में, ठीक है। अब आप मान लीजिए आपने अगर ग्रुप ले लिया स्पेशल चाइल्ड का, तो उसमें अगर 18 साल का बच्चा है तब इसके लिए तो भाई ये सारी चीज़ तो पढ़ाओगे नहीं, एकेडमिक एक्टिविटी बताओगे नहीं, और एडीएल का मतलब होता है एक्टिविटी डेली लिविंग, ये एक्टिविटी बताओगे नहीं। यहाँ पर आप ओकेशनल एक्टिविटी बताएंगे। आप ध्यान रखेंगे अगर 18 वर्ष का प्लस बच्चा है तो आप ओकेशनल एक्टिविटी बताएंगे। सोशल वर्कर का यही काम होता है, ठीक है, वहाँ पर वोकेशनल एक्टिविटी बताए। अब वोकेशनल में जैसे कैरी बैग बनाना हो गया, एनवलप बनाना हो गया, ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी आप इसको सिखाएंगे। इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पहले से योजना बनाकर आप समूह कार्य की सफलता सुनिश्चित करेंगे। समूह गतिविधियों के लक्ष्य को उपेक्षित परिणाम, जैसे मैंने कहा कि आपको लक्ष्य पहले ही बना लेना होगा, प्लानिंग पहले करनी होती है, ठीक है। जैसे हमारे सोशल वर्कर में इसको नाम दिया जाता है लेसन प्लान का भी। किसका? लेसन प्लान का है, ठीक है। और साथ साथ मैं बताऊँ, अगर जितने लोग बीएड बीटीसी वाले बच्चे अगर इसमें होंगे उनको भी पता होगा कि लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान पहले बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सोशल वर्क में भी यही होता है।
फिर गतिविधियों के लिए आवंटित समय और जिसमें कोई भी प्रतिक्रिया का सारांश कार्य शामिल होता है। इसका एक फॉर्मेट है, ठीक है। जब भी ग्रुप वर्क में आप काम करेंगे ना, इसका फॉर्मेट है। मैं आपको जो है अभी साथ केस वर्क का भी नहीं दिया था, आप लोग मुझे मैसेज कर देना इंडिविजुअल। मैं आपको फॉर्मेट इसको प्रोवाइड करा देता हूँ कि अगर कोई बच्चा के साथ अगर आप काम करते हैं केस वर्क तरीके से, तो वह आप तुरंत उस पर मनोसामाजिक अध्ययन करना, और जब आप ग्रुप वर्क करेंगे तो उसमें भी आपको एक लेसन प्लान बनाना पड़ता है। वो लेसन प्लान आपको ग्रुप वर्क में काम आता है। बेसिकली वो लेसन प्लान ग्रुप वर्क के लिए ही है, तो वो भी मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे क्लास समाप्त होने के बाद एक बार कोई बच्चा जो है याद दिला देगा, मैं ग्रुप में उसको डाल दूंगा वो PDF, ठीक है। समूहों को कैसे बांटे, कितने समूह, प्रत्येक समूह में कितने छात्र, समूहों का मात्र, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने बच्चे आप लेंगे ग्रुप में, ठीक है। तो जैसे आपको लगता है, आप असेसमेंट करते हैं, सबसे अच्छे तरीके से अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो 8 से 10 बच्चे होने चाहिए ग्रुप में। 8 से, अगर आप स्पेशल चाइल्ड, अगर वहाँ पे प्लस नॉर्मल चाइल्ड को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो 8 से 10 बच्चे का ग्रुप में चयन करिएगा, ठीक है। तो एक सैंपल नहीं होता है, रिसर्च जब पढ़ेंगे आप लोग पूरी जनसंख्या में से निकालना सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल को ना सोचिए, लेकिन आप 8-10 बच्चों का ग्रुप बनाइएगा, बैच के माध्यम से आप उनको बताइएगा कोई भी चीज़, ठीक है। तो समूह को कैसे संगठित करना है और समय के विभिन्न सदस्यों की भूमिका क्या होगी, उसमें आपको भूमिका भी, जैसे लीडरशिप की भूमिका मैंने बताया, तो उस ग्रुप में आपको एक बच्चे को लीडरशिप की भी भूमिका देनी होगी आप लोगों को, ठीक है। जैसे आप क्लास में पढ़े होंगे आप लोगों ने, आप लोग मॉनिटर भी रह चुके होंगे, तो उसी तरीके से एक बच्चे को आपको बनाना होगा ताकि जो उस लोगों को क्या करे, वो गाइड कर सके, ठीक है। वो गाइड और आपके वो अंडर रहेगा, आप उसे समझाएंगे भी कि गाइड कैसे करना है, आप बताएंगे, ठीक है। सामग्री रिकॉर्ड करना और जो है रिपोर्ट करना, ये प्रक्रिया जो है बेसिकली वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कोई भी आकलन कैसे किया जाता है, रिकॉर्ड रखना, व्यक्तिगत और जो है आकलनों का, सामूहिक आकलनों के अलग अलग पहचान को ध्यान में रखना होगा। समूहों के गतिविधियों में आप कैसे निगरानी रखेंगे, जिसको आप अनुश्रवण का नाम लेते हैं, तो ये क्रियाविधि आती है नियोजित में। तो समूह आपको इस तरीके से नियोजित करना होगा, ठीक है। यहाँ हम बात कर लेते हैं और भी चीज़ों पर। देखिए कहा जा रहा है कि सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास के स्थल, तो सामूहिक समाज कार्य के अभ्यास के स्थल से तात्पर्य है कि इसे क्रियात्मक रूप से किस प्रकार किस स्थल पर क्रियान्वित किया जाए। जो विस्तृत विश्लेषण है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामूहिक समाज कार्य अभ्यास में भी प्रमुख समाज कार्य के व्यवसायों की तरह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होगा, और ये विधियाँ तथ्यों की खोज अर्थात निदान, अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि इत्यादि चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। बेसिकली ये अध्ययन, निदान, उपचार, ये 3 ऐसी विधियां हैं जो एक साथ ही प्रयोग में लाई जाती हैं, और इसमें समूह के साथ कार्य करता हुआ समूह कार्यकर्ता प्रेक्षण करता है और समझने का भी प्रयास करता है, अर्थात तथ्यों की खोज और निदान करना, परंतु साथ ही उपचार करना, और इस प्रकार के तीनों प्रक्रियाओं के साथ साथ जो है संचालित करता है। यहाँ एक शब्द है प्रेक्षण। यहाँ अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि इसमें समूह के साथ कार्य करता हुआ समूह कार्यकर्ता प्रेक्षण करता है। याद आ रहा है प्रेक्षण? बताइए प्रेक्षण क्या आता है? देखना या निगरानी करना, करेक्ट? निगरानी करना। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखना या निगरानी करना, ये एक बेसिकली एक मानक है। जैसे अगर हम बात करें प्रेक्षण का मतलब मैं समझा देता हूँ, आप लोगों की भूमिका है यहाँ पे। प्रैक्टिकल हम लोग आज थ्योरी पर बात नहीं कर रहे हैं, आज प्रैक्टिकल पे बात कर रहे हैं। किसी मान लीजिए कोई सजीव प्राणी है, ठीक है, जैसे मानव, और उसके द्वारा अपने ज्ञान इंद्रियां यानी सेंस के द्वारा अथवा किसी अन्य आर्टिफिशियल उपकरण के द्वारा बाह्य जगत के ज्ञान प्राप्त करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है आपका प्रेक्षण, और प्रेक्षण वैज्ञानिक विधि का प्रमुख अंग माना जाता है, ठीक है। और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सामूहिक समाज कार्यकर्ता इसका प्रयोग करता है। इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया आपको प्रेक्षण? बता दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है सामूहिक समाज कार्य के अभ्यास में तथ्यों की खोज करना होगा। ट्रेकर ने कहा है, ध्यान दीजिएगा, कि तथ्यों की खोज निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं आप, ठीक है, निम्नलिखित तरीके से आप कर सकते हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पे कि समूह में प्रेक्षण और सुनकर, देखो लिसनिंग एक प्रकार की आपकी जो है वो टेक्निक है। लिसनिंग भी आपकी एक प्रकार की टेक्निक है। अधिगम में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की प्रेक्षण विधि को बताया है इस चीज को, और यहाँ पर जो है लिसनिंग को भी एक अहम भूमिका बताई है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं ये बेसिकली। ठीक है, ये इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रेक्षण विधि का प्रतिपादन व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया है, और इस विधि का प्रतिपादन से अंतर निरीक्षण विधि पर जोर देकर धक्का पहुंचा, और इस तरह से यदि यह कहा जाए कि अंतर निरीक्षण विधि कुछ हद तक वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विधि द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है, तो ये सत्य बात है। तो इसमें व्यवहार या घटना को देखकर उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है, उसको बोला जाता है प्रेक्षण विधि। इस चीज को आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लर्नर्स को एक खास समय तक प्रेक्षक के सामने रखा जाता है और उसे उस खास विधि में कुछ क्रियाएं करने को कहा जाता है, और इन क्रियाओं को प्रेक्षक क्रमबद्ध रूप से लिखता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कभी कभी एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन हो जाता है, स्वाभाविक प्रेक्षण होता है, और एक सहभागी प्रेक्षण होता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं बनाए गए हैं, तो समूह में प्रेक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। समूह के सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों को कभी कभी संपर्क स्थापित करके, जैसे आपको ध्यान रखना होगा कि आप अगर किसी बच्चे पर या किसी ग्रुप में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर मैं बच्चा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब केस वर्क बात कर रहा हूँ, या ग्रुप वर्क में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर वो बच्चा सफल हो गया तो आप पेरेंट्स से बातचीत नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पर आपको पेरेंट्स से भी बातचीत करता रहना है, हमेशा कंटिन्यू उसके लगातार उससे जुड़े रहना है। सुधार हुआ कि नहीं हुआ, कितना सुधार हुआ, घर पे किस तरीके से एक्टिविटी करवा रहे हो आप लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पूछनी होगी, चाहे आप ग्रुप वर्क में करें चाहे आप केस वर्क में करें। बात ध्यान रखना आप सभी लोग इस चीज़ को भी। बात करते हैं घरेलू मुलाकात, तो वही बात है यहाँ पर है होम विजिट करना। तो आप घर पर भी जाकर होम विजिट कर सकते हो। ठीक है, और होम विजिट करने से फायदा क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? घरेलू भ्रमण जी, ओके, तो व्यक्ति से रिलेटेड है, तो हमें पूरी तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है, साक्षात्कार भी होता है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये सही है कि इन्होंने जो घरेलू भ्रमण के बारे में बात किया। घरेलू भ्रमण इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें पता चलना चाहिए कि घर पे इसका व्यवहार कैसा है ना, इसके घर पे व्यवहार कैसा है। इस तरीके की एक्टिविटी जो है होनी चाहिए, इस तरीके की एक्टिविटी भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, तथ्यों की खोज अगर करना है तो होम विजिट करना होगा। कार्य व्यक्ति के विषय में देखिए, बेसिकली जहाँ अगर आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं तो संस्था वालों से पूछ कर जाना आप लोगों को है घर पर। ऐसा नहीं कि आपने एड्रेस ले लिया और एड्रेस लेकर आप उसके घर पे पहुंच गए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगर आप इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो इंस्टीट्यूट वालों से आपको पूछना है और फिर जाके आपको उसके घर पे जाना है डेटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, याद रखें, प्रबोध या ज्ञान, समझ या ज्ञान, उसकी भूमिका समूह में उसके संबंधों तथा व्यक्ति पर समूह के प्रभाव का प्रकार, समूह के बाहर अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामाजिक और आर्थिक, पर्यावरण इत्यादि से संबंधित होता है। और जाहिर सी बात है, वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको जो है एक अंतर्निहित समूह होता है या आंतरिक समूह होता है वो देखने को मिल जाएगा, बाह्य समूह देखने को मिल जाएगा अंतर्वैयक्तिक के संबंध में। ठीक है, सामाजिक जानकारी भी मिल जाएगी, आर्थिक जानकारी भी मिल जाएगी, पर्यावरण आप देख सकते हैं वहाँ के आसपास क्या है, विभिन्न प्रकार की यह जानकारी, सामाजिक जैसे देख सकते हैं, भाषाई देख सकते हैं आप। ठीक है, सारी एक्टिविटी पर आप चर्चा कर सकते हैं घर पर जाकर। ठीक है, ये ज़रूरी है। बात करते हैं अब हम लोग सेवार्थी समूह एवं विविध परिवेश के बारे में। देखिए, अगर विविध परिवेश का मतलब ये होता है
कि आपको एटमॉस्फियर जिसको हम बोलते हैं परिवेश मतलब वातावरण, आपको क्या करना है, वातावरण को सही तरीके से बनाना है। ठीक है, आपको एक शुद्ध और सकारात्मक वातावरण बनाना है ताकि लोगों का ज्ञान न जो है अगर आप उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या आप उन्हें जो भी एक्टिविटी उनके साथ कर रहे हैं वो कोई बाधा तो नहीं बन रहा है, आवाज़ तो नहीं कहीं से आ रही है। ठीक है, तो आपको ऐसे जगह पे उनको शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना है जहाँ पे शांत वातावरण हो। ठीक है, तो समाज कार्य अभ्यास के एकीकृत परिवेश के अंतर्गत समाज कार्य की प्रमुख प्रणाली के साथ साथ इसकी सहायता प्रणालियों का भी प्रयोग किया जाता है, और जिसमें व्यक्तिगत समाज कार्य का अभ्यास और समूह समाज कार्य का अभ्यास के अंतर्गत मनोसामाजिक अध्ययन, उपचार, निदान एवं मूल्यांकन करके सेवार्थी का समस्याओं का पता लगाकर उस समस्याओं का समाधान आपको करना होगा। ठीक है, उस समस्या का समाधान आप लोगों को करना होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बच्चों की देखभाल में सामूहिक समाज कार्य के अभ्यास में परिवेश सुधार परख संबंधी कार्यों के संदर्भ में सामूहिक समाज कार्य अभ्यास के परिवेश, स्वास्थ्य देखभाल, महिला, दिव्यांग समूह, वृद्ध व्यक्ति, दलित समूह, धार्मिक अल्पसंख्यक, समलिंगी पुरुष स्त्री तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से सुविधा वंचित वर्गों के माध्यम समूह समाज कार्य अभ्यास के माध्यम से कल्याण परक योजनाएं संचालित की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप जो है सकारात्मक पर्यावरण में या वातावरण में आप इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। ठीक है, उनको वहाँ पे अवसर प्रोवाइड कर सकते हैं, आप सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर भी दे सकते हैं, आप उन्हें समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी आपको ध्यान रखना होगा। सामूहिक समाज कार्य अभ्यास के कार्यस्थल के अंतर्गत समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से उपचार, निदान, मूल्यांकन के जरिए किया जाता है। इसमें सेवार्थी कार्यकर्ता के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता है, मतलब फेस टू फेस वाला संबंध होगा। ठीक है, और दोनों के मध्य जो है साक्षात्कार होते हैं और ऑन पॉइंट समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को प्रारंभ की जाती है। ऑन पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं और उस दौरान आपने देखा किसी व्यक्ति के अंदर एक समस्या आ रही है, उस वजह से वो कार्य या एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ठीक, उसे दिक्कत आ रही है, तो तुरंत आपको जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको समाधान के लिए आपको तुरंत लक्ष्य बनाना होगा। अब इसके लिए रिटर्न आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अटेंडम में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ऐसे में अटेंडम में आपको बनाना होगा ताकि वो एक्टिविटी को सही समय पर पूरा कर सके। ऐसा आप लोगों को करना होगा। ऐसे कार्यों का संचालन लघु और व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। लघु स्तर का मतलब होता है जैसे आप गोल 6 माह के तक ले सकते हैं, 3 माह का ले सकते हैं, ये लघु स्तर के अंतर्गत आता है। 15 दिन का भी आता है। ठीक है, तो ये एक छोटे लेवल पर एक लक्ष्य ले सकते हैं आप। व्यापक स्तर पर भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक गोल लिया है और 15 दिन में नहीं सीखा है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप 3 माह में, आप कन्वर्ट कर सकते हो उसी गोल को 6 माह में भी। ठीक है, यहाँ पर संस्था भी नहीं कहेगी आपसे कि आप एक ही गोल को कितनी बार आप करवा रहे हैं, भाई इम्प्रूव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने गोल में थोड़ा सा व्यापक लेवल पर कर दिया है। तो ये 15 दिन का गोल अगर आप 6 माह 3 माह में कर रहे हैं तो ये व्यापक लेवल पर जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना, और अगर 6 माह का गोल आपने लिया, अगर उसमें 6 माह में नहीं सीखा, अब भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सीवियर टाइप के होते हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कतें आती है। जैसे बीमारी की अगर हम बात करते हैं, बीमारी तुरंत समाप्त नहीं होती, वो धीरे धीरे समाप्त होती है। तो उसके लिए आप व्यापक गोल ले सकते हैं, यानी साल भर का हो सकता है आपका, 18 माह का भी हो सकता है आपका। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे तो आपका गोल बढ़ भी सकता है। ये इंटरव्यू में भी सवाल बनाकर पूछे जाते हैं ऐसे में कि गोल कैसे होने चाहिए आप लोगों के, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं समाज समूह कार्य और बाल कल्याण के बारे में। अब हमारे यहाँ से एक एक पॉइंट स्टार्ट हो रही है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। हम बात करेंगे चाइल्ड वेलफेयर को लेकर। तो यहाँ पर देखें, भारत में लगभग 40% जनसंख्या 16 वर्ष से नीचे की आयु वर्ग की है। तो ये फैक्ट है, हालांकि आप ध्यान दीजिएगा फैक्ट पर एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, यहाँ से बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं अप्लाइड टाइप के। ठीक है, और बात करते हैं अगर आर्थिक दशा में एवं पारिवारिक क्रियाकलापों में। क्रियाकलाप का मतलब होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि में परिवर्तन करने के कारण बालक के विकास के अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो भारत सरकार ने अगस्त 1974 में बालकों के लिए एक राष्ट्रीय नीति संकल्प पास किया था, और संकल्प में बाल कल्याण के लिए अपनाए जाने वाले अलग अलग उपायों और उन्हें दी जाने वाली प्राथमिकताओं की विवेचना की गई।
संकल्प के अनुसार दिसंबर 1974 में राष्ट्रीय बाल बोर्ड बनाया गया। ध्यान रखिएगा 1974 में अगर हम बात करते हैं दिसंबर की, तो राष्ट्रीय बाल बोर्ड का नाम आता है। ये देखिए फैक्ट है आपके सामने, तो नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, है ना। और अगर हम बात करते हैं भारत सरकार ने सामाजिक समूह कार्य में बाल कल्याण की एक्टिविटी को लेकर, तो अगस्त 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति जो है एक संकल्प लिया था वहाँ पे कि बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, उनके विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें उसको विकास किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं शारीरिक एक पक्ष है, मानसिक एक पक्ष है, एक भाषाई है, एक नैतिक पक्ष है, ठीक है, बहुत सारे पक्ष है बालकों का, उसका विकास करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी 1974 में। आगे अगर हम बात करते हैं तो 25 मई 1981 में बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। अब देखिए दोबारा से जो गठन किया गया राष्ट्रीय बाल बोर्ड को, वो 1981 में, हालांकि पुनर्गठन से संबंध में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर तमाम राज्यों में इसी तरह के बोर्ड को निर्मित कर दिया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, दो ऐसे राज्य हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है, तमाम राज्यों में इस बोर्ड को जो है निर्मित कर दिया गया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय बाल बोर्ड है ये, और एक राष्ट्रीय बाल नीति है। भारत ने विभिन्न सरकारी मंत्रालय के विभाग बाल कल्याण के संबंध में सभी कार्यों को योजना, अब सभी कार्य योजना का मतलब वही था जो मैंने भी आपको बताया है। शारीरिक पक्ष हो गया, मानसिक पक्ष हो गया, भाषाई पक्ष हो गया, नैतिक पक्ष हो जाएगा आपका, है ना, जितने भी आते हैं अंतर्गत में उस बालक के विकास के लेकर, ये सभी उसमें जो है आपको इन्वॉल्व करना है। सभी कार्य योजनाओं को उन तक पहुंचाना है, प्रयासरत करते रहना है। बाल विकास विभाग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में की गई थी। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। बाल विकास विभाग, ठीक है, बाल विकास विभाग, समझ रहे हैं आप सभी लोग? हाँ हाँ, याद रखिएगा, ये सभी की सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात कर रहा है 30 जनवरी 2006 को, अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए पीछे से, इसका उद्देश्य क्या था बाल विकास विभाग का, तो महिला और बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। बेसिकली आपको जानते भी होंगे कि एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, याद आया आप लोगों को? हाँ, उसकी स्थापना 1985, वो वही बोर्ड है, वही विभाग है ये जो बाल विकास विभाग में बात कर रहा हूँ आपसे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। ये वही क्रिया प्रतिक्रिया जो है संचालित हो रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं और भी चीज़ों पर, तो यहाँ पे कहा है कि 30 जनवरी 2006 को इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया, और इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य बना कि महिला एवं बच्चों का समग्र विकास को बढ़ावा देना। तो मतलब यहाँ पे समग्र का मतलब हो गया संपूर्ण, यानी होल पर बात करना है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग एक अलग विभाग के रूप में बनाया गया, और इसकी स्थापना के बाद विशेष रूप से डिज़ाइन की गई योजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और महिलाओं के समग्र विकास के लिए काम किया, और ये वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी योजनाओं से संबंधित रही है। ऐसा नहीं है कि ये दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ दिया है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। बात करते हैं इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, कि बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। बच्चों को उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में यह मंत्रालय योजना, नीतियाँ और कार्यक्रम का निर्माण करती है। कानून को ये लागू करना और इसमें सुधार लाना, और बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के दिशा निर्देश देना, और उसके बीच सामंजस्य यानी तालमेल स्थापित करना होगा। इसके अलावा अपनी नोडल भूमिका में निभाकर मंत्रालय में बच्चों के लिए अनोखे कार्यक्रम को संचालित करना, मतलब कार्यक्रम योजनाएं बनाकर उसको प्रशिक्षण प्रोवाइड करना है, रोजगार उसको प्रोवाइड कराना है, ठीक है, उसको समानता का अवसर देना है। इस तरह की क्रियाविधि जो होती है वो बेसिकली हमें देखने को मिलती है महिला एवं बाल विकास विभाग में, जो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम सभी लोग, कि बच्चों के समग्र विकास के लिए मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा कार्यक्रम है। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, समेकित बाल विकास सेवाएं, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें
तो ICDS इसको इन शॉर्ट में बोला जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसको इन शॉर्ट में कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी। नोट करना है कॉपी पे तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, इसका कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। अगर अभी आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। सन 1900 इसकी जो है स्थापना हुई थी, 1975 में हुई थी। बेसिकली ये बात करता है 6 वर्ष के बच्चों पर और उनकी माताओं पर। इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं, बताइए। जी सर। हाँ, और सहमत भी रहना होगा आप लोगों को। ये समेकित बाल विकास के अंतर्गत अगर हम बात करें जब भी कभी, तो इसका एक बार एग्जाम में प्रश्न बनता है फुल फॉर्म से लेकर ICDS को लेकर, या तो इसकी स्थापना को लेकर बनता है। एकीकृत बाल विकास सेवा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना को शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। ये डेट को याद रखना आप सभी लोग। और इसमें 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों और बच्चे और उनके माताओं को गर्भावस्था के दौरान जीवित रहने और स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की दर में वृद्धि करने के लिए इसको शुरू किया गया था ICDS का। इसमें बेसिकली इसका बच्चों और माताओं को गर्भावस्था के दौरान मृत्यु दर में हो रही वृद्धि को कम करने से संबंधित है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं इसके तहत पूरक पोषण भी है, टीकाकरण है, स्वास्थ्य जांच है, रेफरल सेवाएं हैं, स्कूल जाने से पहले और अनौपचारिक शिक्षा का एक पैकेज प्रदान किया गया है। ये इंटीग्रेटेड के ही अंतर्गत आता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ICDS योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो सर जी इसमें स्वास्थ्य जांच ये लोग कैसे करते हैं? बाल विकास डिपार्टमेंट है ना ये जी, तो स्वास्थ्य जांच कैसे करते हैं ये लोग? देखिए ये अगर स्वास्थ्य की अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने कहा अभी आप लोगों से कि भाई कुपोषण या जन्म के समय बच्चों का वजन की समस्या का समाधान, ठीक है, या मान लीजिए गर्भावस्था के दौरान में देख रेख करने की बात, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये स्वास्थ्य पर ही है। अब जैसे आंगनबाड़ी में क्या होता है, गर्भावस्था महिलाओं के लिए चने वगैरह दाल वगैरह मिलती है, कोई है आंगनबाड़ी में आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है कि ये हेल्थ से काम संबंधित है। तो ये ICDS एक पार्ट है जहाँ पे अपना लक्ष्य ये बेसिकली वहाँ पे शामिल करता है। तो स्वास्थ्य संबंधी इसी तरीके का टीकाकरण हो गया। स्वास्थ्य के संबंध में अगर हम बात करते हैं कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, इसकी जांच हो गई। ये सारी क्रियाविधि ICDS के अंतर्गत आ जाती है। तो याद रखिएगा, जैसे आपने अच्छा सवाल पूछा तो ये गोल के रूप में आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ या तो आप इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बात तो ये याद रखना, कुपोषण, ठीक है, और जन्म के समय बच्चों का वजन की समस्या है तो उसके समाधान के रूप में भी एक गोल ये काम कर देगा ICDS। किशोरियों को सशक्तिकरण में सुव्यवस्थित करता है ये। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है ये। कामकाजी माताओं के बच्चों की देखरेख सुरक्षित स्थान की व्यवस्था भी ये करता है ICDS। बेहतर निगरानी का मतलब आप समझ गए होंगे, मूल्यांकन, ऑब्जर्वेशन, परीक्षण की बात कर रहा हूं मैं, सुनिश्चित करेगा ये। और समय पर कार्यवाही के लिए नकारात्मक अलर्ट जारी करता है ये। राज्य और संघ क्षेत्रों के बेहतर निष्पादन के लिए ये प्रोत्साहन भी देता है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु संबंधी मंत्रालय और राज्य संघ क्षेत्रों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करना इसकी एक अहम भूमिका होती है। ये एक लक्ष्य के रूप में, एक गोल के रूप में ICDS को जाना जाता है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हाँ, और आपको मैं बता दूं, हाँ बताएं। रेफरल का क्या मतलब हुआ? कहाँ? किसका मतलब? रेफरल का मतलब किस चीज में मतलब था? देखिए, रेफरल एक सेवाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेफरल सेवाओं के बारे में, कोई बताना चाहेगा मुझे? भाई बताए, अगर मैंने एक बार शायद इसको बता चुका हूँ। रेफरल सेवाएं बताएं जरा, अगर किसी को पता है तो। जो पेशेंट हमारे यहाँ आया सर, और या तो वो फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है, तो हायर सेंटर को हम उसको संदर्भित करते हैं। तो पता है मुझे रेफरल का मतलब, मैं ये पूछ रही हूँ कि किस चीज में, मतलब क्या हो सकती है? देखिए यहाँ पे रेफरल अगर हम बात करते हैं सेवाओं के बारे में, प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल स्वास्थ्य सेवाएं को वितरित करने के संबंध में, कि व्यक्तियों को आशाओं के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर उचित सुविधा के लिए देखभाल और रेफरल
प्राप्त होता है। और एक रेफरल पर्ची के साथ व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक तेजी से देखा जाता है। रेफरल स्लिप सभी स्तर पर प्रदाताओं को जानकारी प्रदान करता है, इसलिए वे जानते हैं कि व्यक्ति को क्या मिला है। यह है रेफरल सेवाएं। बात समझ में आई? कुपोषण हाँ। सर सपोज करें कि जैसे किसी बच्चा कोई कुपोषित है, हाँ तो उसके लिए हाँ रेफर कर दिया गया हाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। वही तो हुआ ये। हाँ, बात वही है, वो भी रेफरल। हाँ, अगर आप ये हाँ हाँ अगर आप मान लीजिए एक रोगी के लिए अनुरोध द्वारा, जैसा इनका कहने का मतलब है सर जी का, कि भाई रेफरल एक रोगी के लिए अनुरोध द्वारा एक चिकित्सक या क्लिनिक से दूसरे में देखभाल का हस्तांतरण वाली जो प्रक्रिया है, ये रेफरल ही है, ये रेफरल ही है। ठीक है। हाँ, तो ये भी आपका सही है, इसमें कोई नहीं, ये भी सेवाएं उसी का पार्ट है। लेकिन जो मैंने आपको बताया है ये एक ट्रेडिशनल शब्द है सोशल वर्क का। तो यहाँ पर रेफरल पर्ची के साथ व्यक्तियों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक तेजी से देखा जाना, पहली बात ये है। और स्वास्थ्य सुविधाएं पे जब आप तेजी से देखते लगते हैं, रेफरल स्लिप सभी स्तर पर प्रदाताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रदान करते हैं, इसलिए कि वे जानते हैं कि व्यक्ति को क्या मिला है क्या नहीं, मतलब उसको ट्रीटमेंट कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ है। या आपको रेफर किया गया होगा तो उस पर एक जो नहीं डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है सारी चीज़ें, तो वो एक पार्ट मैं वहीं आपको रेफरल स्लिप की बात कर रहा हूँ, उसी रेफरल स्लिप की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, हस्तांतरण का वही पार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्कूल जाने से पहले जो है अनौपचारिक शिक्षा का पैकेज प्रदान करना हाल के वर्षों में मंत्रालय द्वारा जो है उठाए गए मुख्य कदम है समेकित बाल विकास सेवाएं और किशोरी शक्ति योजना। किशोरियों के लिए भी पोषण कार्यक्रम, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया जो घरेलू हिंसा में महिलाओं का सुरक्षा अधिनियम को लागू करना शामिल करता है। यहाँ बात आती है घरेलू हिंसा अधिनियम। कितने लोग जानते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम कब लाया गया है? 2005 में। अब आजकल यूजीसी में घरेलू हिंसा नहीं आता है, क्योंकि आप लोग तुरंत समझ जाओगे। आजकल आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम पूछ लेगा आप लोगों से। 2005 यहीं पर आपका करेक्ट जवाब होगा। और ये आपका फिर वहां पे जो है पूछ सकता है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कि घरेलू हिंसा कहते किसको है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध हैं, वो बन जाता है घरेलू हिंसा का पार्ट। क्लियर हुआ? परिभाषा अगर लिखना तो लिख लीजिए, इससे सरल परिभाषा नहीं मिलेगी आपको। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक, नहीं कहते कि टॉर्चर कर रहे हैं, या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध हो, और तुरंत वो आ जाएगा डोमेस्टिक घरेलू हिंसा, तुरंत आ जाएगा। तो इसमें आर्थिक कंडीशन भी आती है ना? हाँ, आर्थिक कंडीशन आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, परंतु परिभाषा में घरेलू हिंसा को आर्थिक कंडीशन को दर्शाया नहीं गया है। यूजीसी ने आर्थिक कंडीशन आती है क्या? आर्थिक कंडीशन आती है क्या? बेसिकली घरेलू हिंसा में दहेज वाले जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं आर्थिक को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम ये चीज़ें कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति है जो यहाँ पे है, लेकिन आर्थिक स्थिति को परिभाषा में कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया है। दहेज अगर आप बोलेंगे तो परिभाषित किया गया है। हाँ, अगर आया है तो आप कॉमन सेंस के लगा के यहाँ पे जवाब दे सकते हैं प्रश्न में। यूजीसी का मतलब ये नहीं कि जो एक्ट में लिखा हो, जो चीज़ें हो वही आपको पूछ लिया जाए, थोड़ा सा आपको प्रयोग भी करना है। ठीक है मैडम, समझ में आया? चलिए, हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तथा इसी के साथ नागरिक समाज में बाल संबंधी मुद्दों का व्यापक रूप से कार्य कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सरल चीज़ें, बाकी मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। अब देखिए संक्षिप्त में या देखने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न संस्थानों में
किस प्रकार समूह कार्य की प्रक्रिया द्वारा समस्या के समाधान के साथ बालक को सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। सरल लगा देना उसके बाद, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बाल कल्याण एजेंसियों में समूह कार्य के सदस्य को हम जानेंगे। बालकों में व्यक्तित्व विकास, विशेषकर आत्मविश्वास और आत्मनिष्ठा का निर्माण करेंगे। संकट, तनाव, अव्यवस्था, मादक द्रव्य दुरुपयोग और कमजोर आपसी संबंधों से संबंधित लक्षणों के लिए उपचार करेंगे। आजीविका हेतु जीवन यापन कौशल को हम क्या करेंगे, प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएंगे आप लोगों को संक्षेप में बालकों को सक्षम बनाने के लिए। और भी चीज़ें हैं, बच्चों को उचित मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास के लिए भूमिका तैयार करना, बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना, ये भी क्रियाविधि वहाँ पे संचालित हो जाएगी। बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना, बच्चों के संबंध में समस्याओं को सुलझाने के लिए संस्थागत और असंस्थागत प्रकार के संस्थानों में काम कर रही है, जैसे बाल चिकित्सा के रूप में काम कर रही है, शिशु एवं बाल विकास विद्यालय में काम कर रही है, बाल अपराधी सुधार गृह में कार्य हो रहा है, बाल अपराधी सुरक्षा गृह में, अच्छा 2 बार रिपीट हो गया है। और मानसिक मंद ना कह के आप बौद्धिक अक्षमता बोले, बौद्धिक अक्षमता बालकों के लिए विद्यालय, शिशु पालन गृह इत्यादि चीज़ों में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मेंशन कर लेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं बालक के परिप्रेक्ष्य में कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों से फैक्ट बनाया जा सकता है क्वेश्चन। तो आर्टिकल 21 का एक आता जो है 21 का में शिक्षा का अधिकार की बात की गई है, और यहाँ पे कहा है सरकार द्वारा 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को सरकार द्वारा कानून के जरिए निर्धारित रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं, बताइए। हाँ, यही आपका फिर करेक्ट मान लिया जाएगा। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, है ना। वहीं अगर हम लोग बात जी में भी ऐसे बोल रखा है सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और आगे अगर हम लोग इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लाइक अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 24 इम्पोर्टेंट आपके लिए कारखानों में बच्चों के रोजगार के लिए है, ये सॉरी रोजगार के निषेध के लिए है भाई, है ना, रोजगार के निषेध के लिए। तो आर्टिकल 24 क्या चीज़ बताता है, वो ऐसे जहाँ पे जोखिम भरा काम होता है। हाँ, मान लीजिए किसी फैक्ट्री, खान या अन्य परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, किंतु यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले और निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री या खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि आर्टिकल हम बात करें 23 के बारे में, 23 के बारे में, 23 आप ध्यान रखेंगे। 23 बेसिकली बताता है आप लोगों को, 23 आप लोगों को बताता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार में जैसे पुरुष, महिला और बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार है। इसमें वैश्यावृत्ति भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। देवदासी तथा दास शामिल है। बेगार का अभिप्राय है कि श्रम के काम करवाना, बिना श्रम के काम करवाना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार है 24 और 23। ठीक है, बात करते हैं 39 के बारे में। आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल 39 क्या बोलता है आप लोगों से बताइए जरा भाई। यहाँ पे अगर हम सिंपल बात करें, आपको एक तत्व है, समाजवादी तत्व है। इसमें कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं को समान और बराबर कार्य हेतु बराबर का वेतन होना चाहिए। ये तो पता होगा आप लोगों को ना, बोलिए।
39 ही है वो एक्ट 39 है कि पुरुष और महिलाओं का समान और बराबर कार्य करने का वेतन देना है आपको, जो काम कर रहे हैं उसका बराबर वेतन मिलना चाहिए। ये है 39। अब 39 सरकार द्वारा विशिष्ट अपनी नीतियों को मजदूरों के स्वास्थ्य और बाल संरक्षण की बात कर रहा है यहाँ पे। तो पुरुष एवं महिला तथा कम उम्र के बच्चों का शोषण ना होने देने, आर्थिक ज़रूरतों के कारण नागरिकों को अपनी उम्र और ताकत के लिए अनुप्रयुक्त उद्यम में प्रवेश ना करने के प्रति निर्देशित करने को लेकर बात किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ वही है जिसमें कहता है कुछ हाथों में केंद्रित होने से बचाने के लिए लोगों के सभी वर्गों में धन और सामग्री संसाधनों का समान वितरण करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं इस पे रिप्रेजेंट हो जाता है, यानी प्रस्तुत हो जाता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिसके अंतर्गत समाजवादी तत्व में ये शामिल किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, 39 को भी ये संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल 15 की बात करेंगे और आर्टिकल 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और इसके अंतर्गत 4 बातें आती हैं। आर्टिकल 15 के अंतर्गत कितनी बातें आती हैं? 4 बातें आती हैं। मैं आपको बता दूं पहले आर्टिकल 15 मोटा सा कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा और इसका अर्थ है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर बताया है कि नियम 1 के अंतर्गत कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरा नियम के मुताबिक कहा गया कि किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकान, होटल, सार्वजनिक भोजनालय और सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, तालाब, सड़क, पब्लिक जो है रिजॉर्ट्स में अगर हम बात करें तो जाने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहा गया है। तो जहाँ पे होटल, दुकान वगैरह के नाम आएगा वो नियम 2 बताएगा आपका। ठीक है, 15 में। नियम 3 कि भाई देश के सभी नागरिक समान हैं तो उसके लिए भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए इस नियम में अपवाद के रूप में देखा गया है। आर्टिकल 15 के 3 के मुताबिक कहा गया कि अगर महिला और बच्चे के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 में ऐसा नहीं रोका जा सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा के प्रबंध के तहत आता है इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 3 को भी थोड़ा सा है ना, 3 भी इंपॉर्टेंट है। नियम और 15 का नियम 4 आर्टिकल 15 ही है, आर्टिकल 15 ही है और नियम 4 कहता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े और देखो यहाँ पे पिछड़े वर्ग का हो या अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति के लिए हो। एससी जो है अनुसूचित जाति बोला जाता है, एसटी अनुसूचित जनजाति बोला जाता है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग बोला जाता है के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट की बात की गई है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें एजुकेशन, सामाजिक स्तर पर राज्य में इस पे छूट की बात की गई है आर्टिकल 15 के 4 के अंतर्गत। आर्टिकल 15 बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 15 जी सर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 15 के अंतर्गत ये क्रियाविधि बेसिकली देखने को हमें मिलती है। ठीक है, कि यहाँ पर भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है आर्टिकल नंबर 15 में। बात कर लेते, और ये सभी के सभी बच्चों से संबंधित है। इस चीज को भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, है ना। आर्टिकल 15 का अगर हम बात करें, अगर आर्टिकल 15 अगर आपको उसका अनुपालन करना है, बनाए रखना है, तो आपको बताओ कुछ कानून आए थे। अगर आपको यहाँ पे बता दो आर्टिकल 15 को बनाए रखने के लिए, बेहतर अनुपालन के लिए कानून कौन कौन से हैं। नंबर 1 कानून नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। और ध्यान रखिएगा एक और आर्टिकल है, अधिनियम है अनुसूचित जाति जिसको एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसको आप बोलते हो एसटी, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, 1989। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार
एक्ट 1956। मातृत्व लाभ अधिनियम, बोलिए, ये तो पता होना चाहिए। 1961। हाँ, एक्ट 1961। ठीक है। कार्यस्थल पर, नंबर 5, कार्यस्थल पर, ये नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्तर पर महिला यौन उत्पीड़न 2013। रोकथाम, निषेध एंड निवारण एक्ट, बताइए। 2013। 2013 हाँ सर। हाँ, 2013, याद रखेंगे ये। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम नंबर 6, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 सर। 2016, वेरी गुड, शाबाश। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1985 नो नो 1987। नो 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 स्वास्थ्य अधिनियम 19, ये आपको बता दूं, जो UNCRPD था, जिसने कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को संयुक्त सम्मेलन के रूप में आया था, तो ये वो है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं सेवा मुहैया कराने वाला। ठीक है, तो 2017 वाला है ये। हाँ, 2017 वाला है। तो इतने थे, आपको अगर बेहतर बनाना है तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखा तो जरूर आप लोगों को मिल जाएंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम तो सर वो पुराना वाला पूछता है ना ये। 1987 का संशोधन है, 2017। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर आप 2017 नहीं मिलेगा तो 1987 जरूर मिलेगा, और 1987 है तो 2017 नहीं मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा, संशोधन का पार्ट है ये। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका क्लियर भाई। आगे बढ़ते हैं। बात है यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 24। अच्छा, यहाँ पे देखिए, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है बाल श्रम के खिलाफ कई विधान बनाए गए। अनुच्छेद 24 है, जो मैंने अभी आपको बताया है, वो चीज़ें आपके पास है, पता हो चुकी है। 24, 21 का 1, 39 का ई है, 39 का एफ भी है, 45, अनुच्छेद 45 21 से रिलेटेड कहा था ना सर। ये आपको क्या बताता है कि 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। अनुच्छेद 45 ये गांधीवादी तत्व है। अच्छा, राजनीति निदेशक तत्व को कितने भागों में बांटा गया, किसी को मालूम है? 3 भागों में, उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी। शाबाश, तब तो फिर आप समझ रहे होंगे कि गांधीवादी में बोल रहा हूं तो इसके अंतर्गत ये आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो गांधीवादी के अंतर्गत ये आता है आपका, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। 45, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय नीति है सन 1974 की, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे भी। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया या सुनिश्चित करना है कि बच्चों को कार्यक्रम मानव संसाधन विकास को राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यों को कम सम्मिलित करना सुनिश्चित करना है। फिर समाज के कमजोर वर्गों के लिए बच्चों पर विशेष रूप से जोर देते हुए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में प्रभावकारी सेवाएं सुनिश्चित करनी है, और सेवाएं को संगठित करने के लिए पारिवारिक बंधन को तोड़ने की दिशा का प्रयास, ताकि बच्चों के विकास की पूरी क्षमता का एक समान परिवार और सामुदायिक माहौल के भीतर सुनिश्चित किया जा सके। तो ये बातें हैं जो भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई थी 1974 में, बाल विकास के लिए राष्ट्रीय नीति। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बच्चों के प्रति एक वचनबद्धता के नाम से भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय कार्य योजना में चूँकि असुरक्षित बच्चों के विभिन्न लक्षित समूहों को चिन्हित किया और उनके लिए बेहतर सुरक्षा निर्देशन दिए, इसलिए देखरेख और सुरक्षा के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए यह विशिष्ट महत्व का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखरेख के लिए, शिक्षा के लिए, निकासी के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के, बालिकाओं, किशोर बच्ची, पर्यावरण, महिला, वकालत, लोक भागीदारी, संचालन, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में इसको देखने को मिल सकता है इसका परिणाम। बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य की योजना भारत सरकार ने सन 1991 से लेकर 2000 की अवधि में बालिकाओं के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई थी। बालिकाओं के लिए जीने का अधिकार का सुरक्षा और सुरक्षित मातृत्व था। बालिकाओं का सर्वांगीण विकास की बात था। सर्वांगीण विकास में सारे पक्ष आ जाएंगे, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक और आपका जो है नैतिक इत्यादि बहुत सारे पक्ष होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी।
असुरक्षित बालिकाओं एवं देखरेख एवं संरक्षण की ज़रूरतमंद बच्चों के विशेष संरक्षण की बात हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1973 में अंगीकृत किया गया था, लेकिन लाया गया था 1974 में। और राज्य के बच्चों के लिए उसके जन्म से पहले, जन्म के बाद, उसके वृद्धि चरणों के दौरान उसके पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध करा। देखिए बेसिकली सोशल वर्क में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ही मिलता है, नैतिक, भाषाई ये सारी कम मिलते हैं बहुत। लेकिन आप ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल के आधार पर भी सोचना है थोड़ा बहुत, है ना। और यह बच्चों के संबंध में राज्य और समुदाय के कर्तव्यों पर, परिवार, समाज, कार्य के राष्ट्र पे बच्चों के कर्तव्य पर ये बल देता है, ठीक है। बच्चों के लिए 2005 में कार्य योजना बनाई गई। 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए सभी अधिकारों और सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत 12 मूलभूत क्षेत्रों की पहचान भी की गई है। जैसे अगर हम बात करें, शिशु मृत्यु दर को घटाना है, मातृ मृत्यु दर को कम करना है, बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना है, जन्म का 10% नागरिक पंजीकरण करना है, कठिन परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों के संबंधित करना है और कायम रखना है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जल और साफ सफाई का व्यवस्था करना है, आरंभिक बचपन देखभाल विकास के लिए सार्वभौमिक और प्री स्कूल सहित सभी स्कूलों में 100% पहुंच और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, है ना। कन्या, यहाँ पर देखिए, कन्या भ्रूण हत्या, नवजात कन्या शिशु हत्या, बाल विवाह से पूर्ण समाप्ति एवं कन्या शिशु के उत्तरजीविका का विकास, संरक्षण के सुनिश्चित करना, ये भी बात आ जाएगी। सभी प्रकार के जो है शोषण, उपेक्षा और बुराइयों से वैधानिक और सामाजिक संरक्षण के द्वारा सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाएगी। बच्चों को आर्थिक शोषण के लिए सभी रूपों में समाप्त करना है, बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन करना है, बच्चों के हितों से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत सरल है, ठीक है। बाकी यहाँ पे बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति देख सकते हैं। सरकार ने फिर इसको जब मॉडिफिकेशन किया तो 26 अप्रैल 2013 के बच्चों के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति आई, जिसको आप जानते भी हैं, 2014 का पार्ट भी कहते हैं 2014 में। तो 2013 में इसको अपनाया गया और इस नीति को 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में पहुँचाती है या पहचानी जाती है, और देश के क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को कवर करती है। ये बेसिकली सर्वांगीण विकास की बात ये भी करता है, ठीक है। तो वही है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी शामिल हो जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय नीति के। देखिए ये क्षेत्र हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, PDF में आपको साफ दिखेगी, ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, है ना। राष्ट्रीय बाल कोष है। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में हुआ था, ये फैक्ट के रूप में आप नोट कर लीजिएगा। यूनिसेफ के को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बात किया है तो बाल अधिकारों के संरक्षण के हिमायत करने और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने की बात करता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहेगी, कल यहीं से आगे पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान से, ठीक है ना। सर्व शिक्षा अभियान से कल नहीं, कल आपकी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन पर होगा, ये मंडे का यहाँ से आगे चलेगा। और अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, तो मैं प्रैक्टिकल के आधार पे यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग नोट्स बनाइएगा, PDF मैं आपको भी ग्रुप में डाल देता हूँ। किसी ने नेतृत्व का PDF भी मांगा है, वो भी PDF अभी ग्रुप में चली जाएगी आप लोगों की। कल 1 बजे से आप सबकी क्लास होगी, ठीक है। आप सभी लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं।